हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज की हमारी क्लास में जूनियर अकाउंटेंट और महिला सुपरवाइजर के लिए कंप्यूटर और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमें करेंगे। ये आज हमारी है वो क्लास थर्ड है। इससे पहले हमने 2 क्लास है वो ले ली है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आगे की बात करें तो अब हम वीक में एक दिन है आपके करंट अफेयर्स की क्लास भी लेके आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स है ये हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो निभाता है। और करंट अफेयर्स अगर देखें पर डे हम पढ़ेंगे कि डे बाय डे हम पढ़े तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें बाद में इनका रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। और डे की पढ़े तो हमें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन अगर हम पढ़े मंथ वाइज पढ़ेंगे तो मंथ वाइज ये हो जाएगा कि हमसे सारा का सारा कवर नहीं होगा, और एक साथ पूरे मंथ का कवर करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रह जाते हैं। तो हम पर वीक में एक क्लास करंट अफेयर की जरूर लेके आएंगे। उसमें 50 से 60 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के हम कवर करेंगे, ताकि हमारे एक वीक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, चाहे वो राजस्थान का हो, आपके इंडिया का हो या फिर इंटरनेशनल हो, वो हमें कवर कर लेंगे। तो मंथ में आपकी कितनी हो जाएंगी क्लासें, और पूरे मंथ की भी एक क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो पहले वीक वाइज पढ़ेंगे, फिर एक मंथ वाइज पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर हो जाएगा। साथ में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लासेज है, जो सीरीज है वो चल ही रही है, ताकि हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। और आगे से हमारे जो इस चैनल पे है वो आपके जूनियर अकाउंटेंट और महिला सुपरवाइजर के फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे वीक में, चाहे 2 हो या फिर 1 हो, आपके फुल लेंथ है वो टेस्ट जरूर होंगे जूनियर अकाउंटेंट और महिला सुपरवाइजर के लिए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और आज से ही अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि 4 मंथ है 5 मंथ है, इनको आते देर नहीं है। और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमसे बस रिवीजन ही होगा, उससे पहले हम जितना कवर कर लें उतना कवर कर लें, क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन के बाद तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें हमारी अब की बार एक पोस्ट है वो सिक्योर करनी है। इसके लिए आज से ही पढ़ना शुरू करना है। तो आपको आज से ही पढ़ना शुरू करना है, और वो सब्जेक्ट है वो पहले कवर करने हैं जो लग रहा है कि हाँ दोनों में कॉमन है, और साथ में जो कि नोटिफिकेशन के बाद भी वो नहीं चेंज होंगे, यानी अगर सिलेबस आता है तो वो हमारे रहेंगे। तो आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए आज का जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे कंप्यूटर का आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। वन दी फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस और वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो ये सभी को पता है कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैं आपके लिए इजी, हार्ड और मॉडरेट तीनों लेवल के क्वेश्चन लेके आती हूँ, क्योंकि अगर आपके इजी आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ इतना इजी क्वेश्चन भी मुझसे गलत हो गया, हार्ड हो वो भी आपसे गलत ना हो। तो इसलिए सारे लेवल के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बाइड है वो क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन, मिथाइलिन, फ्लोरिजन और ऑक्सीन। अब यहाँ पे आ गया कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, बस हमें इतना पता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी यूज किया जाता है, तो एसिलिटीन यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब हमें एक चीज और जानने को मिली है कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है एसिटिलीन में। अब हम अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो ऑक्सीन, ऑक्सीन किस लिए होता है, ये कोशिका वर्धीकरण हेतु उत्तरदायी होता है। कोशिका वर्धीकरण हेतु उत्तरदायी होता है, किस में होता है, पौधों में होता है, पौधों में होता है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। अगर आपसे फ्लोरिजन के बारे में पूछ ले, फ्लोरिजन के बारे में पूछ ले तो ये है, ये फ्लोवरिंग हार्मोन होता है। फ्लोवरिंग हार्मोन यानी फ्लावर से संबंधित हो गया, यानी फ्लावर से संबंधित हार्मोन हो गया, ये हार्मोन हो गया। और ये पौधों में जो फूल आते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। पौधों में फूलों के लिए उत्तरदायी, फूलों के लिए उत्तरदायी। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन, फ्लोरिजन है ये फ्लोवर हार्मोन है यानी फ्लोवरिंग हार्मोन है, और पौधों में फूल आने के लिए ये उत्तरदायी होता है। ऑक्सीन है ये वर्धीकरण, ये ऑक्सीजन है ये किस काम के लिए है, कोशिका वर्धीकरण के लिए है, और ये भी पौधों में होता है। एक चीज आप और ध्यान रखना, जो कि एसिलिटीन है ये और किस चीज में आता है, फलों को पकाने में तो आता ही है, साथ में लैंप में प्रकाश स्रोत के रूप में और ईंधन के रूप में, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? SBI बडी, भीम UPI, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से कौन सा है जो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, क्रेडिट कार्ड है वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। बाकी SBI बडी भी है, भीम UPI भी है और पेटीएम भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। यानी इन्हें हमें योगदान के हिसाब से है इन ऑप्शंस में चूज करना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, फिर किसका होता है, फिर किसका होता है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम देखते हैं कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस द्वारा जो अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा होती है, अवशोषित की जाने वाली जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये इसे बोला जाता है। साथ में ही अगर मान लीजिए किसी भी गैस की ऊष्मा है जो अवशोषण क्षमता को उतने ही द्रव्यमान की जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता के सापेक्ष है वो माना जाता है। यानी किसी गैस की ऊष्मा अवशोषण क्षमता अगर देखते हैं कि कितनी होती है तो उतने ही द्रव्यमान की जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, की क्षमता के सापेक्ष है वो मापा जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा है वो ग्लोबल वार्मिंग में किसका योगदान रहता है? CO2, N2O, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन CH4। तो CO2, CFC, CH4, N2O, ये CO2 है, सारे के सारे टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया है, ये CH4, N2O और ये N2O। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारे सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तो सारों में दिया हुआ है। फिर इसके बाद होती है मीथेन CH4, तो मीथेन है वो इन दो में दिया हुआ था, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो चला गया। इसके बाद जो होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड है वो इसमें दिया हुआ है। यानी आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये इसका सही आपेक्षिक योगदान है बताया हुआ है गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में। तो सबसे ज़्यादा CO2, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट और याहू। तो इसे तो देखने से पता चल गया कि कौन सा होता है, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है? जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मंत्रा हो गया, तो ये सारी कौन सी होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत दिया हुआ है? डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी और फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हो गया। तो अगर इसकी बात करें, जो डॉली भेड़ थी डॉली क्या थी? भेड़ थी। तो इसका अगर बात करें तो इसका जन्म है वो 5 जुलाई 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था। अगर इसकी मृत्यु की बात करें कि इसकी डेथ कब हुई थी, तो 14 फरवरी 2003 को हुई थी, 14 फरवरी 2003 को हुई थी। ये स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी और इसे फेफड़ों की बीमारी के कारण इसकी डेथ हुई थी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये गलत हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट की जो डॉली भेड़ है उसका जन्म है वो कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी 2003 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का उदाहरण है? राजस्थान सरकार के बारे में इसने पूछा है। RSLDC, RPSC, ई ज्ञान और ई बाजार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, ई बाजार है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का उदाहरण है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं इजी भी लेके आती हूँ और कुछ ऐसे चुने हुए क्वेश्चन भी है जो कि मॉडरेट से हार्ड की तरफ होते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कई बार है वो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के लेकर आती हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये क्वेश्चन है आपके RAS परी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन 2। अब आप कमेंट करके बताना कि ये कहाँ स्थापित है, यानी ये किस राज्य में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल और इंस्टाग्राम। अगर माइक्रो ब्लॉगिंग की बात करें तो इसका एक उदाहरण कौन सा है, ये है ट्विटर। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम और अजोला। तो अगर बात करें दुधारू गौ के लिए अनुपूरक भोजन के रूप में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ अजोला। ये हम हमारी राजस्थान ज्योग्राफी है उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में और ये क्वेश्चन मेरा पहले का कभी करवाया हुआ भी है आपको कि जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए जो अनुपूरक भोजन होता है वो कौन सा होता है, अजोला होता है। अब अगर इन तीनों ऑप्शन की बात करें कि अजोटोबैक्टर है वो क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रोन्स होते हैं, ये माइक्रोन्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेतु उपयोगी होते हैं। एजोस्पाइरिलियम की बात करें तो ये भी मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रोन्स होते हैं, और राइजोबियम की बात करें तो ये भी मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रोन्स होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ है अजोला। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। समय की बचत, लागत की बचत, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता और खाते की सुरक्षा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है उसके फायदे बताने हैं यहाँ पे। तो समय की बचत होती है, लागत की भी बचत होती है और खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है वो ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है, उसके लिए यूज होने वाली चीज़ें, यानी बिना इंटरनेट कनेक्शन के ऑनलाइन बैंकिंग नहीं की जा सकती। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए, पहला है एंटरटेनमेंट साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन्स और ई कॉमर्स साइट। तो आप सभी को पता है कि कुछ बेचने और खरीदने के लिए है वो ई कॉमर्स साइट ही होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में, गंगानगर में, जोधपुर में और उदयपुर में। आपने ये पढ़ा तो एक बार आपका सीधा ध्यान गया है काजिर और आफरी की तरफ और आप राइट आंसर कर देते हैं जोधपुर में, लेकिन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछे तो ये आपके कहाँ पे है, बीकानेर में। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। B2B, B2C, C2C और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, B2C है ऑनलाइन शॉपिंग की लेन देन का उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। टाइफाइड, डिप्थीरिया, पोलियो और मलेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। राइट आंसर पोलियो। तो ऑप्शन थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो हमारी क्लास है इसकी आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में ही जो आपके न्यू अपडेट होती है डेली की वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि MOOC का पूरा नाम क्या है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और इनमें से कोई नहीं। तो इसके फुल फॉर्म MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आज मैं आपको फुल फॉर्म की एक जो PDF या फिर इसकी एक लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप रोज के दो तीन याद करें तो भी आपको अच्छे से ये याद हो जाए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक किस साइट का एक उदाहरण है। ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, इंटरटेनमेंट और ब्लॉगिंग। तो ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2।
आगे बढ़े। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सभी स्थानों को पहचाने जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, झालरापाटन, जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन और जयपुर, नवलगढ़, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, नवलगढ़ और झालरापाटन, जो कि झालावाड़ में है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में विज्ञान केंद्र या विज्ञान पार्क की बात करें तो अब तक जयपुर, नवलगढ़ और झालरापाटन में स्थापित किए जा चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब सर्च वेबसाइट्स का एक उदाहरण है Naukri.com, Amazon.com, Myntra.com और पेटीएम। तो अगर जॉब सर्च की बात करें तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट Naukri.com। अगर ई कॉमर्स साइट आपसे पूछ ले कि ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सी है, तो आपके Amazon.com, Myntra.com ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और गंगा के मैदान। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, पश्चिमी घाट है। यानी हमारे जो ये भारत है, तो भारत का ये जो पश्चिमी घाट केरला, कर्नाटका और इस साइड का है, यहाँ पे ज़्यादा है जो जैव विविधता है। तो जो जैव विविधता तप्त स्थल में चुना गया है वो है आपका पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई वोल्ट, ई ज्ञान, आरपीसी और राज ई साइन। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है वो है राज ई वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और ये सभी। तो अभी हमने बात की कि राजस्थान का अगर ये सभी की जगह अगर राजस्थान का ये दे देता राज ई वोल्ट तो वो भी आपका सही होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ये तीनों के तीनों है वो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण कितने हैं? ये दिए हुए नीचे, और इन चरण को हमें बताना है कि पहले इसमें कौन सा होता है उसके बाद कौन सा होता है। यानी इन चरणों को क्रमबद्ध हमें करना है और फिर हमें इसे ऑप्शन में बताना है। सबसे पहले बात करें आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिक प्रक्रिया, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का प्रवर्धन। यानी हमें ये बताना है कि इसकी पूरी प्रोसेस बतानी है कि पहले ये चरण कंप्लीट होता है, उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है। अगर इन चरण में बात करें तो सबसे पहले डीएनए तकनीक में आनुवंशिक पदार्थ होता है उसकी पहचान की जाती है। तो यानी सबसे पहले तो ए आ जाएगा, सबसे पहले ए आएगा। तो यानी थर्ड और फोर्थ तो हमारा गया। फिर बात करते हैं डीएनए का विखंडन। तो जब पहले तो इसकी पदार्थ की पहचान होगी फिर उस डीएनए का विखंडन होगा, यानी फिर आ जाएगा बी, यानी ये भी गया तो ये होगा। फिर इसकी क्या होगा, पहले पदार्थ की पहचान हो गई, फिर विखंडन हो गया, फिर इच्छित जो डीएनए है उन खंडों का पृथक्करण होगा। उसके बाद जो रुचि वाले जीन का परिवर्धन होगा, फिर डीएनए खंड को वाहक में जोड़ा जाएगा, फिर पुनर्योगजन जो डीएनए का पोषी कोशिका जीव में स्थानांतरण होगा, फिर बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति होगी और फिर प्रवाहिक प्रक्रिया होगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो डीएनए तकनीक में होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि जो SSOID है का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर आइडेंटिफिकेशन, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन। तो लगभग को तो ये पता होगा कि SSOID है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। आप कुछ भी मतलब सर्च करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं तो आप सर्च करते हैं SSOID तो उसमें जो फर्स्ट होती है उसमें इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइगेसेज आणविक कैंची नहीं, लाइगेसेज आणविक शिवनकार नहीं, रेस्ट्रिक्शन
एंडो न्यूक्लियजेज आणविक संवहनकार नहीं। डीएनए पॉलीमेरेज होते हैं उसे आणविक कैंची कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा साइबर खतरा यानी साइबर थ्रेट नहीं है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स और वॉर्म। तो इनमें राइट आंसर की बात करें तो जो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म है, ये तीनों की तीनों वायरस है। ये क्या है? तीनों की तीनों वायरस है। लेकिन ई कॉमर्स है, ये एक साइट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था? आधार कार्ड जारी करने वाला प्राधिकरण AAI, NHAI नहीं, UIDAI और इंडियन गेम्स अथॉरिटी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 3 UDI। ये आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था या प्राधिकरण है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात कर ले तो इनका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कि एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत कथन दिया हुआ है वो हमें देखना है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। यह दर्द से राहत में प्रभावी है, बिल्कुल सही। यह खून में थक्के नहीं जमने देता, और यह न्यूरोलॉजिकली यानी तंत्र के रूप से सक्रिय दवा है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन 3 है, ये गलत दिया हुआ है कि यह खून में थक्के नहीं जमने देता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कि यूडीआई का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म, तो ये देखो मैंने आपको पहले बताई थी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस या प्रदूषक है? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और फॉस्जीन। तो इसमें हमें यह बताना है कि वायु का अकार्बनीय गैस या प्रदूषक यानी जिसमें कार्बन नहीं होता, तो वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें कार्बन नहीं होता। मीथेन में भी होता है, CH4 होता है, तो यानी इसमें कार्बन होता है। फॉस्जीन में भी होता है, हाइड्रोजन साइनाइड में भी होता है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें जो कार्बन नहीं होता, यानी ये अकार्बनीय गैस या प्रदूषक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। मैंने ये मोस्ट 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस क्लास की PDF मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले नए मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।